Good morning, dear students. Today I am discussing about refraction of light through a spherical surface. गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो जब हम गोलीय सतह लेंगे तो गोलीय सतह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल सतह और दूसरा अवतल सतह। तो पहले हम ले रहे हैं उत्तल गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो जब हम उत्तल गोलीय सतह लेंगे तो उत्तल गोलीय सतह में प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक उत्तल सतह ले लेंगे इस प्रकार से। यह एक उत्तल सतह ले लिए। अब इस उत्तल सतह का एक हम मान लेंगे प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष हो गया। अब यह जो उत्तल सतह है, इस उत्तल सतह को हम एक सघन माध्यम मान लेते हैं कि यह उत्तल सतह सघन माध्यम है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। यह उत्तल सतह जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम को हम विरल मान लेते हैं। यह विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है जिसे हम P मान लेते हैं, और प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O ले लेते हैं। तो किसी भी वस्तु से प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरण आपतित होना चाहिए। तो एक प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं जो उत्तल गोलीय सतह के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होता है। तो किसी भी प्रकाशीय केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के अपने सीध में निकल जाती है। तो यह प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के अपने सीध में निकल जाएगी। एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं, इस प्रकार से ले लिए। यह किरण, तो यह किरण जब यहाँ आपतित होगी तो यहाँ पर हमें एक अभिलंब खींचना होगा। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो चूंकि यह एक वृत्तीय पथ है, तो किसी भी वृत्तीय पथ पर खींचा गया अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। यानी यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो यह अभिलंब केंद्र से होकर गुजरेगी, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। ये जो अभिलंब है, इस बिंदु का नाम हम N दे देते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है। यानी इसका पथ ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब प्रकाश की किरण हम लेंगे, यह प्रकाश की किरण या पूरी तरह मुड़कर इससे कट सकती है। तो जब पूरी तरह से मुड़कर इससे कटेगी तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि यह प्रकाश की किरण पूर्णतः नहीं मुड़ रही है, यह थोड़ा सा मुड़ जाती है। यानी यह प्रकाश की किरण इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है, इस तरह से। जब प्रकाश की किरण इस तरह से अपवर्तित होगा तो यह एक अपवर्तित किरण है, यह एक अपवर्तित किरण है, और दोनों किरणें फैल रही है। तो यानी यह वास्तव में कभी नहीं कटेगी। जब हम इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, जब इस किरण को हम पीछे लाएंगे तब यह किरण
प्रधान अक्ष पर यानी इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होगी। तो चूंकि यह वास्तव में नहीं कट रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है, अतः यहाँ पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम सबका कोण ले लेते हैं। देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहेंगे। तो ये आपतन कोण आई हो गया। फिर ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहेंगे। ये वस्तु है, तो वस्तु के कोण को हम मान लेते हैं अल्फा। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब है, इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा, और ये वक्रता केंद्र है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं गामा। इस प्रकार से गामा मान लिए। और यहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, यानी μ2 यह एक सघन माध्यम है और यह एक विरल माध्यम है। ये वस्तु है, तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम u मान लेते हैं। प्रतिबिंब है यहाँ पर, प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी भी मान लेते हैं। फिर वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो भी हम डायग्राम में लिए थे उसे हम मान लेंगे। हम यहाँ पर लेंगे, माना कि कैपिटल R वक्रता त्रिज्या का कोई गोलीय उत्तल सतह है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। गोलीय सतह के बाहर विरल माध्यम स्थित है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। गोलीय सतह के प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद बिंदु I पर प्राप्त होती है यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः I तथा r हो तो। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब इसके बाद हम चलेंगे स्नेल के नियम से। अब क्या करेंगे, स्नेल के नियम से चलेंगे। स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। चूँकि हम जो भी प्रयोग किरण प्रकाशिकी में करते हैं वो सभी प्रयोग उपाक्षीय किरणों के आधार पर होता है, यानी वह किरणें जो प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजरती है। तो अगर हम उपाक्षीय किरण लेंगे तो हमारा आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R अत्यंत छोटा होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइन I अप्रॉक्स इक्वल टू I तथा साइन R अप्रॉक्स इक्वल टू R। इसलिए I अपॉन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, I इंटू μ1 इक्वल टू R इंटू μ2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज NOC में। जब हम त्रिभुज लेंगे NOC तो इसका बहिष्कोण हो जाएगा I, यानी इसका बहिष्कोण स्मॉल I होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल I ले लेंगे। तो स्मॉल I इक्वल टू बहिष्कोण स्मॉल I हो गया और सुदूर अंतःकोण अल्फा और गामा है। तो यहाँ पर आपका I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। फिर हम लेंगे त्रिभुज NIC में। तो जब हम इस त्रिभुज में आएंगे NIC तो इसका बहिष्कोण लेंगे तो इसका बहिष्कोण हो जाएगा आपका R। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर R ले लिए और इसका सुदूर अंतःकोण बीटा और गामा होगा। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में अल्फा
समीकरण 1 में I तथा स्मॉल r का मान देने पर, तो दोनों का मान दे देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I का मान यहाँ पर रखेंगे, तो I का मान अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू1, और फिर यहाँ पर R का मान देंगे बीटा प्लस गामा इंटू म्यू2। अब यहाँ पर अल्फा गामा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रयोग उपाक्षीय किरण के आधार पर है, अतः अल्फा गामा बीटा ये क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। लिखेंगे चूंकि अल्फा बीटा तथा गामा अत्यंत छोटा है, अतः अल्फा अप्रॉक्स टू 10 अल्फा, बीटा अप्रॉक्स टू 10 बीटा तथा गामा अप्रॉक्स टू 10 गामा। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा अप्रॉक्स टू 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा की जगह रखेंगे 10 अल्फा प्लस गामा के जगह 10 गामा इंटू म्यू1, फिर बीटा के जगह 10 बीटा प्लस 10 गामा इंटू म्यू2। ये हो गया। अब हमें 10 अल्फा 10 गामा 10 बीटा और 10 गामा का मान देना है। तो 10 अल्फा का मान लेंगे, तो 10 अल्फा के लिए हमें फिर से डायग्राम पर आना होगा। तो डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम पर आते हैं। जैसे 10 अल्फा लेते हैं तो ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो 10 अल्फा लेंगे तो ये क्या होगा, Pn अपॉन PO, यानी Pn लंब हो गया, PO आधार। फिर जब हम 10 बीटा लेंगे तो 10 बीटा लेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, इसका लंब होगा Pn, आधार होगा Pi। उसी प्रकार से जब हम 10 गामा लेंगे तो 10 गामा लेंगे तो इसका लंब हो जाएगा Pn, आधार होगा Pc। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम 10 अल्फा 10 गामा 10 बीटा और 10 गामा का वैल्यू देते हैं। तो 10 अल्फा, तो 10 अल्फा हो जाएगा Pn अपॉन PO प्लस 10 गामा Pn अपॉन PC इंटू म्यू1 इक्वल टू 10 बीटा Pn अपॉन Pi प्लस 10 गामा Pn अपॉन PC इंटू म्यू2। अब क्या करेंगे, Pn दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी Pn कॉमन, तो यहाँ से Pn कॉमन कर लिए, 1/PO प्लस 1/PC इंटू म्यू1 इक्वल टू, यहाँ से फिर Pn कॉमन, 1/Pi प्लस 1/PC इंटू म्यू2। ये हो गया। तो यहाँ से Pn कैंसिल, तो हमें वैल्यू आ गया 1/PO प्लस 1/PC इंटू म्यू1 इज इक्वल टू 1/Pi प्लस 1/PC इंटू म्यू2। इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट नहीं सेकेंड ले लेंगे। अब चलेंगे चिन्ह परिपाटी से।
चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, फिर आएंगे डायग्राम पर। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है और ये आपतित किरण। तो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, तो इसके विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी और इसके दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक। तो यहाँ से देखिए PO वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी, PI प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगी, PC वक्रता त्रिज्या धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। वस्तु दूरी PO ऋणात्मक होगी -U, प्रतिबिंब दूरी तो यहाँ से ले लेंगे चिन्ह परिपाटी से, वस्तु दूरी PO -U, प्रतिबिंब दूरी PI -V, वक्रता त्रिज्या PC। तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी R। अब ये मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान देने पर, तो समीकरण 2 में मान देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/PO। तो PO का वैल्यू होगा -U प्लस 1/PC, तो 1/R इंटू μ1 इक्वल टू 1/PI, तो 1/-V प्लस 1/PC, तो 1/R इंटू μ2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -μ1/U प्लस μ1/R इक्वल टू -μ2/V प्लस μ2/R। अब क्या करेंगे, μ2/V को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और μ1/R को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया -μ1/U प्लस μ2/V इक्वल टू μ2/R माइनस μ1/R। इसको पलट लेते हैं, ये हो गया μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो μ2 माइनस μ1/R। हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि उत्तल गोलीय सतह में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। एक बार पूरा डेरिवेशन देख लीजिए। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो गोलीय सतह में हम पहले ले रहे हैं उत्तल गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो।